आइए अब संज्ञानात्मक विकास की तीसरी स्टेज पे चलते हैं, जिसका नाम है ठोस प्रचालनात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल तक चलती है। दिस इज़ कॉल्ड एज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। अब हमने पीछे पढ़ा था पिछली स्टेज पर कि बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिज्म होती है, यानी कि बच्चा जो है दूसरे के तरफ से नहीं सोच पाता कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है। वो संकेंद्रण करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक टॉय को छुपा दो आप, अब बच्चे को बोलो कि वो टॉय का, तो कहेगा वो टॉय तो चला गया, लेकिन अगर साइड पे कोई और आदमी खड़ा उसको टॉय नज़र आ रहा है तो ये बात उसको नहीं समझ, वो दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझ सकता। उसको जो जो बच्चे को समझ में आ रहा है बस वही देखता है, दूसरे के तरफ से वो नहीं समझ पाता। लेकिन इस स्टेज के अंदर जब आप दो अलग अलग साइज़ के ग्लास में, एक साइज चौड़े ग्लास में से पतले वाले ग्लास में पानी डालोगे, तो पिछली स्टेज में बच्चा कहता था पानी जो पतले ग्लास में ज़्यादा, लेकिन इसमें बच्चा आपको ये बोलेगा कि दोनों में पानी सेम है, क्योंकि पानी हमने ऐड तो करा नहीं कहीं और से। तो वो है लेस ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा इस स्टेज के अंदर, यानी कि कम अहम केंद्रित होते हैं और वे समझते हैं कि दूसरे की भी भावनाएं हैं, दूसरा किसी और तरीके से सोच सकता है, ये समझता है। स्टेबल नंबर कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे के अंदर, यानी कि स्थिर संख्या संकल्पना आ जाती है। इसका मतलब हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप बच्चे को काउंटिंग करने को बोलो तो 1 2 3 4 5 फटाफट सुना देगा, लेकिन आप उसको 5 नंबर निकालने को बोलो चीज़ें, तो 5 चीज़ें नहीं निकाल पाएगा वो। उसने काउंटिंग तो सीख ली, लेकिन 5 कितना 5 होता है, 5 में कितनी चीज़ें आती हैं ये नहीं। लेकिन इस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज में, यानी कि ठोस प्रचालनात्मक अवस्था के अंदर बच्चे को नंबर का मतलब समझ में आ जाता है कि 5 नंबर का मतलब क्या हुआ। 5 नंबर मतलब 1 2 3 4 5। और वो ये भी समझ सकता है कि ऐसे फ्रूट भी हो सकते हैं जिनके अंदर सीड बीज होते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर बीज ना हो। वो बहुत सारी तरीके से सोचना शुरू कर देता है। वो ये भी समझता है कि कुछ फ्रूट समर में उगते हैं, कुछ फ्रूट्स विंटर्स में उगते हैं। वो अलग अलग क्राइटेरिया बना लेता है, वो अलग अलग तरीक़ों से सोचता है, अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है चीज़ों को, और बहुत अलग तरह से सोचता है। अब अगली स्टेज पे आते हैं औपचारिक प्रचालनों की अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है और आप वाली स्टेज है। जिस स्टेज पे बेटा आप हो वो है औपचारिक प्रचालनों की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, यानी कि 11 to 18 ईयर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एंटर करता है बच्चा 11-12 साल में, और इस वक्त बच्चा अब बच्चा नहीं रह जाता बल्कि एडोलेसेंट हो जाता है, किशोर हो जाता है। अब इस स्टेज की जो चीफ करेक्टरिस्टिक है, मतलब जो चीफ इस स्टेज का है, कि एडोलेसेंट जो है, पहले वाला बच्चा कैसे देखता था, जो सामने है चीज़ उसी को समझता था। अब वाला बच्चा जो है, ज़रूरी नहीं है वो जो सामने चीज़ें हों उसके बारे में, वो एब्स्ट्रैक्ट सोच शुरू हो जाती है उसकी। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं बाढ़ आ गई है गुजरात में, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखो, तो उसके लिए ये मतलब नहीं होगा कि आपको पहले बाढ़ वाली जगह पे जाना पड़ेगा, देख के ही समझोगे आप, नहीं। अब आप एब्स्ट्रैक्ट सोच, आपकी एब्स्ट्रैक्ट सोच होती है, जिसको अब कहते हैं अमूर्त सोच, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सोच का मतलब, पहले बच्चे की मूर्त सोच थी, यानी कि जो चीज़ सामने हो उसी को मानता था। अब वो बच्चा की अमूर्त सोच आ गई है, यानी कि कोई चीज़ उसके सामने न भी हो तो भी वो उस बारे में सोच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस सिचुएशन से गुज़रना ही पड़ेगा जब आप मानोगे उस बात को। ओके। उसके बाद बच्चा हर बात के लिए तर्क करना शुरू करता है माँ बाप से। अगर कोई बात, पहले बच्चा के मम्मी अगर शर्ट के ऊपर पिन से हैंकी लगा देती थी और बॉटल देती थी, तो पूरा दिन बच्चे के गले में बॉटल स्कूल में पड़ी रहती थी कि मम्मा ने बताया है ऐसे करना है, उसी रुमाल से वो नाक पोंछता था। लेकिन अब बच्चे, अगर कोई बात उनको माँ बाप की पसंद नहीं आती, तो अब क्या करता है कि वो अपना दिमाग से सोचता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स करता है, और जो बात उसके दिमाग में चल रही होती है उसको वो अपनी मम्मी पापा से तर्क करके आगे रखता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी हो जाती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है
जो नहीं भी होती उसके बारे में भी वो क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों है। अपनी ये इसको कहते हैं प्राकल्पनिक सोच, जिसके कारण अपने ही दिमाग में एक अपना संसार बना लेता है, अपनी फैंटेसी बना लेता है, और उनकी सोच जो होती है आदर्शवादी तथा काल्पनिक होती है। यानी कि वो अपने ही हर चीज़ की अपना एक अंडरस्टैंडिंग और अपना व्यू बनाते हैं, और अगर वो बेहतरी के लिए संसार को परिवर्तित करने के सपने देखते हैं, तथा उस धीमी गति से बेचैन रहते हैं जिस गति से वो मानते हैं कि बूढ़े लोग चल रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि मेरी बात मेरे पापा मम्मी को समझ में नहीं आएगी। बहुत तर्कपूर्ण सोच होती है उनकी, और उनकी युक्तियाँ अधिक प्रणालीबद्ध हो जाती हैं, तथा समस्याओं का सावधान वे अधिक प्रभावी ढंग से करने लगते हैं। परीक्षण तथा त्रुटि से अधिगम पर निर्भर करने की अपेक्षा से वे संभावित कार्रवाई के मार्गों के बारे में विचार करते हैं। एक मैंने बताया था, इस प्रकार की सोच को प्राकल्पना निगमात्मक तर्क कहा जाता है। जैसे कि वे विचार करते हैं कि कोई घटना उस तरह घटित क्यों हो रही है जैसे वह होती है, और अपने ही कोई तरीके इजाद करना चाहते हैं कि मैं ऐसे डील करूँगा इसको। किशोर अपने स्वयं के विचारों की जांच करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं, तथा सोच के बारे में विचार करते हैं। इसे अधिसोच कहते हैं, मेटा थिंकिंग कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मेटा थिंकिंग। यानी कि अपने जो थॉट्स हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है उसके बारे में सोचते हैं, और वो सोचते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूँ जैसे मैं करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे आज जो मैंने कल सोचा था, जो कल स्कूल में हुआ, मुझे उसके बारे में सोचना है। ठीक है, इसको कहते हैं मेटा थिंकिंग, अधिसोच। यानी कि अपने ही बारे में, अपने विचारों के बारे में वो सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और फीचर है एडोलेसेंट का, कि यंग पीपल जो होते हैं वो एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं और एक पर्सनल फेबल बना लेते हैं अपने। फेबल का मतलब होता है स्टोरी। यानी कि ये इससे तो आप बिल्कुल मेरे साथ मानोगे कि इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब होता है कि जो बच्चे आपकी उम्र के बच्चे हैं वो ये सोचते हैं सारे मेरे पे देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, और अगर ज़रा सा भी मेरा बाल भी ख़राब हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे सारे एक्शंस नोट कर रहे हैं। इसलिए वो अब बच्चे अपनी फिज़िकल, अपनी लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज इमेजिनरी ऑडियंस। देखो, इसको कहते हैं व्यक्तिगत चोला ओढ़ लेते हैं। क्या बताती मैं आपको। ये बच्चे सोचते हैं कि काल्पनिक श्रोता, मतलब श्रोता का मतलब होता है जो देख रहे हैं आपको, तो वो काल्पनिक श्रोता के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं सारा जो काम कर रहा हूँ मेरे को देख रहे हैं सारे, और मेरे बाल भी ख़राब हो गए, अगर मेरी ड्रेस में ज़रा सा कुछ लग गया तो मेरा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और अपने बारे में एक स्टोरी बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ। स्टोरी का मतलब होता है कि जो मतलब उसको लगता है कि जो मैं फ़ील करता हूँ वो और कोई फ़ील नहीं करता। मेरा दुख सबसे बड़ा दुख है, मेरा सुख सबसे बड़ा दुख है, और मेरी बात समझ में आनी ही नहीं मम्मी को। मेरी बात समझ में कुछ नहीं, यार छोड़ यार, मैं इसको नहीं बताऊँगा, मम्मी को नहीं बताऊँगा, मैं कोई बारी, पापा मम्मी मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। व्यक्तिगत चोला मतलब कि अपने बारे में वो सोचते हैं कि मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये सारे बातें बेटा आपके इसके अंदर आती हैं, लास्ट वाली स्टेज के अंदर। क्या क्या स्टेजेस मैंने बोली हैं आपको, क्या क्या मैंने बातें बताई हैं इस स्टेज के अंदर। एक तो प्राकल्पनिक सोच, यानी कि अपने बारे में सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तर्क करते हैं मम्मी पापा से। आदर्शवादी सोच होती है, तर्कपूर्ण हो गया, समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करते हैं। एक मेटा थिंकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि अधिसोच, जिसका मतलब होता है कि अपनी ही सोच के बारे में विचार करते हैं। काल्पनिक श्रोता, उनको लगता है कोई हमारे को लोग देख रहे हैं, सारे मेरे को देख रहे हैं। और व्यक्तिगत चोला का मतलब होता है उनको लगता है कोई हमारी बात नहीं समझेगा। तो ये इस स्टेज के
करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सारे अब स्टेजेस पढ़ने हैं। स्टेजेस का मैंने आपको बताया था 4 स्टेजेस बेसिकली। संवेदी क्रियात्मक चरण, सेंसरी मोटर कहते हैं जिसको। पूर्व प्रचालनात्मक अवधि 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठोस प्रचालनात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड औपचारिक प्रचालनों की अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन। आप इस स्टेज में हैं अभी, औपचारिक प्रचालनों की अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, जो 11 से 18 साल की चलती है। अब इस चैप्टर के पीछे कुछ वो भी हैं प्रमुख शब्द जो हैं। विकास की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। बच्चे के जन्म से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक और सुव्यवस्थित परिवर्तन। ये परिवर्तन गुणात्मक और प्रमाणात्मक होते हैं जो क्रियाविधि की जटिलता को बढ़ाते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इन योर बुक. So now development is sequential and orderly changes in various domains from time to time. These changes, when the child is born, these changes which are both qualitative and quantitative lead to increased complexity and functioning. Attachment क्या होती है? The bond of affection and love that develops in the first year of life between the infant and the adult जो उसका primary look after करता है. This adult in most cases is the mother. लगाव किसको कहते हैं? जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु तथा मुख्य रूप से उसकी देखभाल करने वाले वयस्क के बीच विकसित होने वाला स्नेह और प्यार का बंधन। अधिकांश मामलों में ये माँ होती है। बंधन किसको कहते हैं? बॉन्डिंग, बच्चे तथा वयस्क के बीच लगावपूर्ण बंधन का विकास। बॉन्डिंग किसे कहते हैं? Development of bond of attachment between the child and the adult. Child rearing practices, the ways and methods parents use to bring up their children and teach desirable and appropriate values and behavior. यानी कि अनुमति नहीं, ये बच्चे के लालन पालन के तरीके हमने 4 तरीके पढ़े थे। वो तरीके और विधियाँ जिनका प्रयोग माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन के लिए तथा उन्हें वांछनीय और समुचित मूल्य तथा व्यवहार सिखाने के लिए करते हैं। ऐसे चारों पेरेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है। अहम केंद्रन के बारे में दिया है, जब बच्चा सिर्फ अपने तरीके से, अपने दिमाग से सोचता है कि अपने ये मानना कि सभी उसके अनुरूप ही स्थिति को परिकल्पित करते हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति उसके तरीके से सोचता है। इसको कहते हैं अहम केंद्रन, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, द अजम्पशन, द फीलिंग दैट एवरीवन परसीव्स अ सिचुएशन लाइक ही is doing and everyone thinks in the same way as he. Abstract thinking, meta thinking मैंने बताया था। ये अमूर्त सोच का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके सामने नहीं भी होती उसके बारे में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना सारे और चैप्टर इज़ ओवर।